ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नवा रायपुर में आज से सुशासन विषय पर शुरू हुआ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन। वित्त मंत्री ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में जनजातीय वर्ग के लोगों के रोजगार और सुविधाओं की समीक्षा की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। 15 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। और राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। नवा रायपुर में आज से सुशासन विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिनिधियों सहित छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सुशासन विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने बताया कि इस सम्मेलन में सुशासन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं देश भर में या जो जिला शासक वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हैं और जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको ला करके बाकी स्टेट्स के संग शेयर किया जा सके, जिससे सबको लर्निंग का मौका मिले। छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और वो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ रायपुर में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज दुर्ग जिले का दौरा किया। इस दौरान वे भिलाई इस्पात संयंत्र पहुंचे और जनजातीय वर्ग के लोगों को संयंत्र में उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार तथा सुविधाओं की समीक्षा की। श्री आर्य ने बताया कि वे पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं में जाकर इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आदिवासियों के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित रोस्टर का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग के हित के लिए बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। में हर औद्योगिक संस्थान में जाकर ये देखते हैं कि भारत सरकार की जो संविधान के अंतर्गत हम आदिवासियों को जो आरक्षण दिया है, उसके रोस्टर का पालन हुआ कि नहीं हुआ है, और बहुत ही बारीकी से समीक्षा होती है। यदि नहीं हुआ तो हम निर्देशित सलाह देते हैं कि भाई इनका पालन आप कीजिए। कहीं पर भी आदिवासी के साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार वगैरह नहीं होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदिवासियों का विकास हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में 5 से 6 एकलव्य आवासीय आश्रम होने चाहिए। वर्तमान में पूरे देश में 476 एकलव्य आवासीय आश्रम के निर्माण का कार्य चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को संपन्न होगी। विद्यार्थी इस परीक्षा की समय सारणी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज अपने पंजाब प्रवास के दौरान मोगा में किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वे खेत में किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। उन्होंने किसानों से कहा कि वे नई तकनीक अपनाकर प्रदूषण से बचाव सुनिश्चित कर सकते हैं। पंजाब के मोगा जिले में आए हूँ। यहाँ बेलर से सारे पराली को इकट्ठा किया जाता है, उसका एक सिल्ली बनाया जाता है और उसको सप्लाई किया जाता है। तो इससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि पराली बिल्कुल मत जलाएं। अब उसके लिए नई तरकीब हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा जा चुका है। इस दौरान श्री साहू ने पारंपरिक जल निकासी और सिंचाई प्रणालियों का भी निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रदेश की बदहाल सड़कों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों और सड़क हादसों को लेकर राज्य सरकार से 28 जिलों की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 17 दिसंबर तक का समय दिया है। प्रदेश में सड़क की स्थिति को लेकर मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्गों की पैच रिपेयरिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारी यातायात के बावजूद टोल के जरिए राजस्व को तो अर्जित किया जा रहा है, लेकिन सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरती जा रही है। सुनवाई के दौरान सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमाव और दुर्घटनाओं में उनकी मौत के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च कर दिया है। गोवा में 95वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ ही वेव्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रूप में पुरानी यादों को ताजा करना है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि वेव्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला स्थल पर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने गौरा गौरी, भोजली, राउतनाचा, सुआ और पंथी जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ इस बार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 15 एकल और युगल तथा 7 सामूहिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 राज्यों के 6000 से अधिक खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नवा रायपुर में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेकर प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं गोवा में 15 से 17 नवंबर तक आयोजित एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर कोरबा लौटे खिलाड़ियों ने श्रम मंत्री लखनलाल देवंगन से मुलाकात की। प्रतियोगिता में कोरबा के हार्दिक दुरेजा और विशाल कुमार साहू ने स्वर्ण पदक तथा मुस्कान जायसवाल ने रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम समेत अन्य देशों के 300 खिलाड़ी शामिल हुए। नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले की कल हुई सुनवाई के बाद एडीजे निधि वर्मा ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के साथ ही पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रायगढ़ जिले में छाल वन परिक्षेत्र के हाटी गांव में तालाब के पास हाथी के शावक का शव मिला। शावक की उम्र 3 से 4 महीने की बताई जा रही है। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कोरिया जिले में बैकुंठपुर वनमंडल के कई गांव में 11 हाथियों के दल द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर मिली है। हाथियों का यह दल कांदाबाड़ी के जंगल में देखा गया है। वनमंडल अधिकारी प्रभाकर खलखो ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही हाथियों के सामने पटाखे नहीं फोड़ने और पत्थर न चलाने की समझाइश भी दी है। पिछले दिनों गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार जीआरपी के 4 सिपाहियों को रेलवे पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। गौरतलब है कि गांजे की तस्करी के खुलासे के बाद पुलिस ने इन 4 जवानों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि तस्करी के लिए इन जवानों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 45 बैंक खाते खोले थे, जिसमें से करीब 15 करोड़ रुपए के लेनदेन का भी पता चला है। इस मामले की जांच बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। मिली जानकारी के अनुसार मलकानगिरी जिले के जिनेलगुड़ा गांव के पास शबरी नदी पार कर माओवादी ओडिशा से छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे थे, तभी जवानों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान हुई गोलाबारी में ओडिशा पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। गरियाबंद जिले के आमड़ जंगल में आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री बरामद की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों का आवागमन और टिकटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए अस्थायी रूप से रेल प्रशासन द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत गेट नंबर 3 को नए स्टेशन भवन के निर्माण तक अस्थायी तौर पर बंद किया जाएगा। यात्रियों के आवागमन के लिए गेट नंबर 1 और 2 चालू रहेगा। साथ ही गेट नंबर 4 से सीमित संख्या में यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। यात्री आरक्षण केंद्र को अस्थायी रूप से टीटीई विश्राम गृह के पीछे स्थित स्काउट गाइड विंग में स्थानांतरित किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बलौदाबाजार जिले हिंसा मामले में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में रिश्वत लेने के आरोप में एक एससीसीएल के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर एक ठेकेदार से 11,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं एसीबी की टीम ने कल कोरबा जिले के बाकी मोंगरा में रिश्वत लेने के आरोप में राजस्व निरीक्षक और पटवारी को गिरफ्तार किया है। और रायपुर जिले के माना थाना परिसर में पुलिस ने जब्त की गई 33,000 लीटर से अधिक अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवा रायपुर में आज से सुशासन विषय पर शुरू हुआ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन, वित्त मंत्री ने किया उद्घाटन।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में जनजातीय वर्ग के लोगों के रोजगार और सुविधाओं की समीक्षा की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। 15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। और राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।